नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 6 क। अध्याय 6 क जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि अध्याय 6 के बाद आना चाहिए अध्याय 7, लेकिन अध्याय 6 क इसका मतलब है कि इस अध्याय 6 क को कहीं ना कहीं बीच में जोड़ा गया है। ठीक। और इस अध्याय 6 का जो मुख्य टॉपिक है, जो शीर्षक है, वह कहता है मुकदमा पूर्व सुलह और समझौता। मुकदमा पूर्व सुलह और समझौता। ये जो अध्याय 6 है, इसके अंतर्गत जो भी बातें जोड़ी गई, लिखी गई, यह जोड़ा गया 2002 में। 2002 से पहले अध्याय 6 के बाद सीधे सीधे आप अध्याय 7 पढ़ते, लेकिन 2002 में जोड़ा गया और इसमें कुछ ऐसी चीजें रखी गई, यानी कुछ ऐसे बिंदु रखे गए जिनके लिए अदालत न जाना पड़े, उसमें अदालत जाने से पहले ही सुलह या समझौता हो जाए। इसका मतलब ये था कि जब ये कुछ नया जोड़ा गया तो कुछ नई परिभाषाएं भी इसके अंतर्गत आएंगी, कुछ नए पॉइंट्स इसके अंतर्गत कवर होंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 6 के अंतर्गत सबसे पहला धारा है जो कि धारा 22 का होगा। धारा 22 का इसलिए क्योंकि धारा 22 तक तो हमने पढ़ा ही था पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोक अदालतों की शक्तियां देखे थे। अब धारा 22 के बाद हमको पढ़ना चाहिए धारा 23, लेकिन चूंकि ये 2002 में संशोधन हुआ तो बीच में जगह था नहीं, तो धारा 22 क के नाम से इसको रख दिया गया। धारा 22 क के अंतर्गत परिभाषा की बात की गई है, यानी आगे कुछ जो अध्याय 6 के अंतर्गत कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, उसकी परिभाषाएं क्या होंगी, बाकी परिभाषाएं सेम होंगी और बाकी और जो नया परिभाषा होगा वो इसमें आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला परिभाषा जो है वो कहता है इसमें स्थायी लोक अदालत के विषय में। का नंबर पॉइंट कहता है स्थायी लोक अदालत। स्थायी लोक अदालत का क्या मतलब है तो आगे हम पढ़ेंगे। जो धारा 22 ख के अंतर्गत जिस लोक अदालत की बात करने वाले हैं वही स्थायी लोक अदालत होगा, यानी इसके गठन के बारे में धारा 22 ख में बताया गया है। इसके अलावा दूसरा जो एक परिभाषा बताया गया है जो है लोक उपयोगी सेवा। ख नंबर पॉइंट लोक उपयोगी सेवा। लोक उपयोगी सेवाएं क्या हैं तो इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे पहला आप लिखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं। वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या होगा यातायात सेवा में, पहला बिंदु है वो है लोक उपयोगी सेवा में जो पहला बिंदु है वह पहला बिंदु है यातायात सेवा। यातायात सेवा का मतलब क्या है कि चाहे वायु मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे उसमें व्यक्तियों को लाया ले जाया जा रहा हो, पैसेंजर यानी जो क्या बोलते हैं उनको, पैसेंजर मतलब यात्री को लाया ले जाया जाता हो, या फिर माल की ढुलाई होती हो, वो सब यातायात सेवा के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा दूसरा नंबर पॉइंट है डाक, तार या टेलीफोन सेवा। तीसरा नंबर पॉइंट है किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश, जल का प्रदाय। तीसरा नंबर पॉइंट है। चौथा नंबर पॉइंट है सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली। पांचवा नंबर पॉइंट है अस्पताल या औषधालय सेवा। छठवां नंबर पॉइंट है बीमा सेवा। तो 6 प्रकार के
लोक उपयोगी सेवा या 6 लोक उपयोगी सेवाओं के बारे में ये बात करता है, जो कि शुरू होता है यातायात से और खत्म होता है बीमा सेवा से। इसके अलावा इसके अंतर्गत कोई और भी सेवा शामिल हो सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार लोक हित में ऐसी अधिसूचना अगर जारी करती है तो किसी और सेवा को भी लोक सेवा बनाया जा सकता है, लोक उपयोगी सेवा बनाया जा सकता है। अब ये लोक उपयोगी सेवा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे मुकदमा पूर्व सुलह और समझौता के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत की बात करेंगे, तो स्थायी लोक अदालत इसी लोक उपयोगी सेवा पर काम करेगा, यानी लोक उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत जो डिस्प्यूट होंगे, जो विवाद होंगे, जो मामले बनेंगे, उसको निपटाने का काम करेगा। इसीलिए इन सेवाओं को जानना अति आवश्यक है। उम्मीद करता हूं कि आप लिख लिए होंगे। अब हम देखेंगे धारा 22 ख। ठीक, धारा 22 क देख लिया। अब हम लिखते हैं, तो धारा भी लिखना है। अब हम देखेंगे धारा 22 ख। तो धारा 22 ख क्या होगा, पहले से आपको पता हो चुका है कि इसमें हम बात करेंगे किसकी? स्थायी लोक अदालत की। क्योंकि हमने जस्ट अभी इससे पहले वाले धारा 22 क में जिसमें हमने परिभाषा देखा, परिभाषा में हमने 2 ही परिभाषाएं देखी, एक तो स्थायी लोक अदालत के बारे में और दूसरा जन उपयोगी सेवा या फिर क्या कहें लोक उपयोगी सेवा के बारे में। तो वहीं पर हमको पता चल गया कि धारा 22 ख के अंतर्गत हमको जो बात करना है वह स्थायी लोक अदालत के बारे में बात करना है। और धारा 22 ख में बताया गया है कि स्थायी लोक अदालत की स्थापना। अब इसमें देखेंगे कि स्थायी लोक अदालत की स्थापना किस प्रकार से होगी, कौन स्थायी लोक अदालत की स्थापना करता है या कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसके अंतर्गत उपधारा 1। उपधारा 1 बताएगा कि स्थायी लोक अदालत की स्थापना कौन करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट कौन कर सकता है? जो केंद्रीय प्राधिकरण है। केंद्रीय प्राधिकरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, या दूसरा नंबर पॉइंट हो सकता है राज्य प्राधिकरण। राज्य प्राधिकरण मतलब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा अधिसूचना द्वारा स्थायी लोक अदालत की स्थापना कर सकेंगे। यानी इनके लिए इसको अधिसूचना निकालना पड़ेगा। ठीक, ये तो बात क्लियर हो गया कि केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण स्थायी लोक अदालत की स्थापना करेंगी, जो कि अधिसूचना द्वारा करने वाली है। अब जो ये स्थायी लोक अदालत बनेगी, यह स्थायी लोक अदालत का स्थान क्या होगा, कौन से स्थान पर होगा, तो यह बताया जाएगा अधिसूचना में। सवाल नंबर 3 कि यह स्थायी लोक अदालत क्यों बनाया जा रहा है, इसका उत्तर भी यहीं पर दिया गया है। जो हमने सेवाएं पढ़ी, कौन कौन सी सेवाएं, जो 6 प्रकार की सेवाएं पढ़ी, जो लोक उपयोगी सेवाएं पढ़ी हमने, तो ये जो स्थायी लोक अदालत बनेंगी, ये लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद पर विचारण के लिए बनेगी। ठीक, सेवाओं से संबंधित विवाद पर विचारण के लिए।
अब सवाल और बनता है, जो सवाल आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये लोक अदालत विचारण के लिए बन रही हैं, तो यह किन किन सेवाओं पर विचारण कर सकती हैं। तो यहां पर हमको रखना है, ध्यान रखना है कि जो लोक उपयोगी सेवा है उस पर तो विचारण करेगी ही। तो हो सकता है किसी एक लोक उपयोगी सेवा के विचारण के लिए एक स्थायी लोक अदालत बनाया जाए, या एक से अधिक लोक उपयोगी सेवा के लिए एक स्थायी लोक अदालत बनाया जाए। अब कोई लोक अदालत एक ही सेवा के लिए विचारण करेगी, एक ही लोक उपयोगी सेवा के लिए विचारण करेगी, या एक से अधिक लोक उपयोगी सेवा के लिए विचारण करेगी, यह निर्धारण कौन करेगा। तो यह निर्धारण करने की जिम्मेदारी होगी केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की। केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अधिसूचना में जो स्थान बताएगा और जितने सेवाओं की बात वो करेगा उतनी सेवाओं के बारे में वह विचारण कर सकता है। यहां तक बात क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से क्लियर है। अब हम देखेंगे उपधारा 2, उपधारा 1 देख लिया, अब हम देखेंगे उपधारा 2। उपधारा 2 बताएगा कि इसकी संरचना कैसी होगी, इसमें कौन कौन लोग होंगे काम करने वाले। यानी कोई भी स्थायी लोक अदालत होगा तो उसमें तो कोई न्यायाधीश होगा या फिर जो भी लोग होंगे सुनने समझने के लिए, उसकी बात करता है। अच्छा, हाँ ठीक, जो भी है उसकी बात करता है। मुख्य रूप से उपधारा 2 जो है वह स्थायी लोक अदालत की संरचना के बारे में बताता है कि स्थायी लोक अदालत किनको मिलकर के कैसे कैसे बनेगी। तो सबसे पहली बात, जो भी स्थायी लोक अदालत है उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति नियुक्त करेगी, करने वाला जो संस्था होगा, यानी स्थायी लोक अदालत के अंतर्गत जो नियुक्ति की जाएगी वह नियुक्ति या तो केंद्रीय प्राधिकरण करेगा या तो राज्य प्राधिकरण करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर राज्य प्राधिकरण ने स्थायी लोक अदालत बनाया है तो राज्य प्राधिकरण करेगा, और केंद्र सरकार ने अगर केंद्रीय प्राधिकरण ने लोक अदालत बनाया है तो केंद्रीय प्राधिकरण करेगा। यानी इसमें नियुक्ति कौन कर सकता है? तो सबसे पहला बात तो नियुक्ति करने के 2 भाग हैं। पहला तो केंद्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण, दूसरा केंद्र सरकार या राज्य सरकार। लेकिन जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार करेगी नियुक्ति तो उसे सलाह लेना पड़ेगा किससे? अगर केंद्र सरकार नियुक्ति कर रही है इसका मतलब वह केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित स्थायी लोक अदालत होगा। यदि राज्य सरकार कर रही है इसका मतलब यह राज्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित लोक अदालत होगा। तो अगर केंद्र प्राधिकरण द्वारा स्थापित लोक अदालत है तो उसमें नियुक्ति की जा रही है तो केंद्र सरकार सलाह लेगी केंद्रीय प्राधिकरण से। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे सलाह। अब कौन कौन से पदों की नियुक्ति केंद्रीय प्राधिकरण करेगा और कौन कौन से पदों की नियुक्ति राज्य प्राधिकरण करेगा, इस विषय पर हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक है, बहुत मैथ्स है, बहुत आसान भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कहां पे दिक्कत है, कोई समस्या ही नहीं। समस्या क्यों होगा? यहां तक बात समझ में आ गई है? अब यहां लिखते हैं। अब इसमें दो तरीके के सदस्य होंगे, ठीक है। या दो तरीके के व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। का नंबर पॉइंट, जिला न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश है या रहा है। का नंबर पॉइंट में कौन हो सकता है? पहला तो जिला न्यायाधीश, जिला या जिला अपर न्यायाधीश। इसके लिए क्या कंडीशन है? या तो यह कार्यकाल में हो या फिर रहा हो मतलब रिटायर हो चुका है, ठीक। ये तो रहा पहला नंबर पॉइंट। अब दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। जिला न्यायाधीश की पंक्ति से उच्चतर पंक्ति का न्यायिक पद धारण किए हुए हो। यानी एक तो जिला न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश हो सकता है, इसमें दोनों कंडीशन है कि वह कार्यकाल में भी हो सकता है या फिर रहा हो यानी रिटायर भी हो चुका है, सेवानिवृत्त भी हो चुका है या सेवारत है। दोनों शब्द लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला शब्द हुआ सेवारत, दूसरा शब्द हुआ सेवानिवृत्त। दूसरी चीज अब देखते हैं। दूसरी चीज कहता है कि जिला न्यायाधीश की पंक्ति से उच्चतर न्यायिक पद धारण किए हुए कोई व्यक्ति, यानी जिला न्यायाधीश से उच्च पद धारक। उच्च पद धारक कौन होगा? वो पंक्ति का उच्च न्यायिक पद धारक ना, इसको लिख देता हूं, उच्च न्यायिक पद धारक। लेकिन इसके कंडीशन में एक ही बात है। यहां पर तो देखते हैं कि जिला न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश है, तब की स्थिति में वो सेवा में हो तो भी या सेवानिवृत्त हो चुका है तो भी। लेकिन अगर जिला न्यायाधीश से उच्च न्यायिक पद धारक कोई व्यक्ति है तो वह केवल और केवल सेवारत हो सकता है। सेवारत, रिटायर नहीं चलेगा। अब ये कौन होगा भैया? ये लोग कौन है? तो इसके बारे में बता देता हूं कि ये जो महानुभव हैं ये है अध्यक्ष। यानी जिला न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश से उच्च न्यायिक पद धारक न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश है तो सेवारत भी चलेगा, सेवानिवृत्त भी चलेगा। अगर जिला न्यायाधीश से ऊपर का न्यायिक पद धारक है तो वह सेवारत ही चलेगा, सेवानिवृत्त नहीं चलेगा, जो कि इसका अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष एक ही होगा, ध्यान देने वाली बात है। अब ख नंबर पॉइंट कहता है कि दो अन्य व्यक्ति का भी नियुक्ति करना है। अभी हमारे पास सवाल अभी अटका हुआ है, ध्यान रखने वाली बात है कि कौन कौन से मामले में
जो प्राधिकरण है वह नियुक्ति करेगा, और कौन से मामले में नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार करेगी। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार करेगी तो हमेशा केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण के सलाह पर करेगी। तो दो व्यक्ति की नियुक्ति करना है, ये दो व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इनके पास लोक उपयोगी सेवा का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। दो व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए कि इनके पास लोक उपयोगी सेवा का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। ठीक, इनके पास लोक उपयोगी सेवा का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। ठीक, अब सवाल फिर से वहीं आ गया, फिर से देखते। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो अध्यक्ष है, इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो इसकी नियुक्ति करेगा प्राधिकरण। केंद्रीय प्राधिकरण बना रहा है तो केंद्रीय प्राधिकरण इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। अगर राज्य प्राधिकरण बना रहा है तो राज्य प्राधिकरण इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इसकी नियुक्ति करेगी सरकार। अगर केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय प्राधिकरण कोई इस प्रकार से स्थायी लोक अदालत बना रही है तो वहां पे केंद्र सरकार करेगी, केंद्रीय प्राधिकरण की सिफारिश पर यानी सलाह पर। और सलाह नहीं बोल सकते इसको, आप बोल सकते सिफारिश। सिफारिश मतलब केंद्र सरकार को उसकी बात मानना ही पड़ेगा, जो अन्य व्यक्ति वाला मामला है उसको मानना ही पड़ेगा। इस सलाह शब्द को हटा करके मैं यहां पे लिख देता हूं सिफारिश। ठीक, तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर, सॉरी, केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर दो अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगी सरकार। केंद्रीय प्राधिकरण अगर बना रहा है तो केंद्रीय प्राधिकरण की सलाह ली जाएगी और केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। राज्य प्राधिकरण अगर बना रहा है इस प्रकार का संगठन तो राज्य प्राधिकरण की सलाह ली जाएगी और राज्य सरकार नियुक्त करेगी। ठीक, अब इसके जो अध्यक्ष के नियुक्ति अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति और अन्य निबंधन की शर्तें, मतलब कार्यकाल 3-13 जो भी होता है, क्या सुविधा मिलेगी, जो भी शर्तें हैं, ठीक, इनके यानी मैं कहूं कि क और ख नंबर पॉइंट, यानी अध्यक्ष की या जो अन्य व्यक्ति की सेवा शर्तें आदि हैं, यह कैसे नियुक्त हो, कैसे मतलब निर्धारित होगा, तो जो भी इसकी सेवा शर्तें होंगी, क यहां पे लिख देता हूं, आगे बढ़ने की जरूरत क्या है, क और ख, इनकी सेवा शर्तें, निबंधन, ये सब निश्चित कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। किसी के सलाह की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, धारा 22 का ग। हमने इसकी संरचना देख ली। अब धारा 22 का ग देखेंगे कि स्थायी लोक अदालत जो होंगे वो कौन कौन से मामलों का संज्ञान ले सकते हैं, यानी स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान, इसको हम देखेंगे धारा 22 ग में। स्थायी शब्द गलत लिख दे रहा था, ऐसा होता है ना, वो मैं ई लिख दिया था। स्थायी लोक अदालतों द्वारा मामले का संज्ञान, यानी कौन कौन से मामले में संज्ञान ले सकते स्थायी लोक अदालत। तो सबसे पहला बात, किसी भी विवाद का कोई पक्षकार विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाने के पूर्व विस्तार निपटाने के लिए स्थायी लोक अदालत में अपील कर सकता है। ठीक,
यानी कौन से ये स्थायी लोक अदालत कौन सा मामला लेगी, तो सबसे पहला पॉइंट वो मामला लेगी जिसमें कि लोग जो हैं अदालत में नहीं गए हैं, अदालत में जाने से पूर्व इस स्थायी लोक अदालत में आवेदन किए तो उन मामलों की ये सुनवाई करेगा। ठीक, अदालत नहीं गए हैं, अदालत जाने से पहले ही स्थायी लोक अदालत में इन्होंने आवेदन किया है, चाहे वो एक पक्षकार हो चाहे दोनों सहमति से आ जाए, कोई मामला नहीं है, कोई भी एक पक्ष आ गया, एक पक्ष विवाद में मामला का कोई भी एक पक्ष आ जाता है, कोई मामला नहीं है, चलेगा। दूसरा बात कहता है स्थायी लोक अदालत ऐसे अपराधों के विषय में विचार नहीं कर सकेगी जो अशमनीय होगा, यानी स्थायी लोक अदालत जो है अशमनीय अपराध पर विचार नहीं कर सकेगा। इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अशमनीय मतलब गंभीर किस्म के अपराध, या फिर जो 320 में आईपीसी की धारा 320 के अंतर्गत नहीं है, वो अशमनीय अपराध है। तीसरा नंबर पॉइंट, अगर कोई संपत्ति का विवाद है और उसका मूल्य जो है, यानी मान लेते हैं जमीन का विवाद है, जमीन 50 लाख का, मूल्य जो है 10 लाख से अधिक हो तब भी क्या हो सकता है, विचार नहीं कर सकता। लेकिन ये जो 10 लाख की सीमा है, इस 10 लाख की सीमा को केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा बढ़ा भी सकती है, यानी इसके 10 लाख की सीमा केंद्र सरकार बढ़ा सकती है। यानी हो सकता है कि स्थायी लोक अदालत को पावर दे दी जाए कि तुम 1 करोड़ तक सुनो, वो केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। ठीक, केंद्र सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। बढ़ाने का पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार जब भी कोई काम करेगी तो अधिसूचना जाहिर सी बात है निकालेगी, तो अधिसूचना द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, स्थायी लोक अदालत के अधीन आवेदन किए जाने के बाद कोई पक्षकार उस विवाद में अवलंब नहीं होगा। मतलब ये तो हो गया, कौन सा देख रहे थे, हाँ ये तो पहला देख रहे थे ना, यानी धारा 22 ग का उपधारा 1 था ये। अब हम देखेंगे उपधारा 2। ठीक, उपधारा 1 देख लिया कि भाई कोई भी पक्षकार आवेदन करता है तो केस करने से पूर्व आवेदन करता है तो स्वीकार कर सकता है। जो अपराध है वो अशमनीय प्रकृति का होता है तो नहीं लेगा, केवल समनीय होगा। 10 लाख के मूल्य से नीचे होना चाहिए, तभी उस विषय पर ये स्थायी लोक अदालत विचार कर सकता है। केंद्र सरकार चाहे तो 10 लाख की सीमा को बढ़ा भी सकती। ये सब चीजें हमने देखा धारा 22 ग की उपधारा 1 के अंतर्गत। अब हम देखेंगे धारा 22 ग की उपधारा 2। धारा 22 ग की उपधारा 2 कहता है कि जब एक बार, क्या बोलते हैं उसको, आवेदन
जब एक बार आवेदन जब एक बार आवेदन जो है स्थायी लोक अदालत में आ गया, में कर दिया गया, कोई भी पक्ष करे, ठीक है, दोनों पक्ष सहमति से जाए चाहे एक पक्ष गया, कोई भी एक बार आवेदन किसी विषय पर, किसी मामले पर कर देता है स्थायी लोक अदालत में, उसके बाद उस मामले की सुनवाई या फिर उस मामले के विषय में कोई वाद मतलब होता है केस, अन्य न्यायालय में नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये तो था उपधारा 2। अब हम देखते हैं उपधारा 3। उपधारा 3 कहता है कि जब स्थायी लोक अदालत में कोई किया जाता है तब क्या होगा, वहां ये बोलता है फाइल करने का निर्देश, विवाद, मुकदमों में समर्थन। ठीक ठीक, अब ये बताना चाह रहा है उपधारा 3 जो है वह स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया के बारे में बताना चाह रहा है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अगले पेज में, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। अगले पेज में चलते हैं, जो कि हम देखेंगे उपधारा 3 यानी धारा 22। धारा 22 नीचे लिखता हूं, ऊपर लिखते नहीं बनता। धारा 22 ग की उपधारा 3। धारा 22 ग की उपधारा 3 मुख्य रूप से आपको बताना चाह रहा है कि स्थायी लोक अदालत जो भी उसके सामने मामला आएगा, उस मामले को निपटाने की प्रक्रिया। सबसे पहला बात तो स्थायी लोक अदालत के पास कोई मामला कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा, तो आप बोलेंगे धारा 22 ग की उपधारा 1 के अंतर्गत यह मामला उसके सामने आएगा। धारा 22 ग की उपधारा 1 के अंतर्गत, क्योंकि धारा 22 ग की उपधारा 1 में ही हमने देखा कि कोई पक्षकार जो है जाकर के आवेदन करता है स्थायी लोक अदालत में कि इन सेवाओं से संबंधित कोई बात है। ठीक, जो भी सेवाओं के विषय में उस लोक अदालत को अधिसूचित किया गया होगा, जैसा कि केंद्र प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अपना लोक अदालत बनाएगी स्थायी लोक अदालत, तो उसमें उसको अधिसूचित करेगी, जिसको कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं धारा 22 ख के अंतर्गत। क्लियर है? आवेदन कहां से आया? धारा 22 ग की उपधारा 1 के अंतर्गत आवेदन आया। अब उस आवेदन पर जब यह विचार करेगा, आवेदन पर विचारण, आवेदन पर विचारण होगा तो सबसे पहला हम इसके अंतर्गत देखेंगे क नंबर पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले तो प्रत्येक पक्षकार को नोटिस जारी किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं ए पक्षकार गया है, ए पक्ष वाला गया है, बी पक्ष के ऊपर कर रहा है केस या सुलह समझौता जो भी चाहता है, तो नोटिस जारी किया जाएगा बी पक्ष वाले को, और ए पक्ष वाले को भी बोला जाएगा कि भाई तुम्हारे पास ये समझ के देखिए, ये जो स्थायी लोक अदालत है ना, ये एक तरीके से सरपंच लोग जो पहले पंचायती करते थे ना, गांव में लोग मिलते थे
5 पंच 10 पंच लोग मिल करके पंचायती कर देते, तो उसी प्रकार का है। तो इसमें आवेदन करने वाला या फिर प्रतिवेदक जो है, यानी जो अनावेदक जो है जिसके खिलाफ आवेदन किया गया है, सबको नोटिस जारी किया गया जाएगा कि आप आइए, आने के बाद आप अपनी बातें रखिए, जो आपके पास सबूत है वो दीजिए, अपना शपथ पत्र दीजिए, शपथ पत्र के समर्थन में सबूत दीजिए, वो सारी चीजें, यानी आप मामले को एक बार विस्तार से हमारे सामने रखिए। तो ये सब चीजें होगी क नंबर पॉइंट के अंतर्गत। और इसमें आप एक सामान्य से सीखिए कि दोनों पक्ष मामले को विस्तार से ये अदालत के सामने रखेंगे। अदालत मतलब स्थायी लोक अदालत के समक्ष रखेंगे। हो गया, दोनों पक्ष मामलों को अदालत के समक्ष रखेंगे, विस्तार से बताएंगे, जो उनके पास सबूत है, जो उनके पास गवाह है, जो कागज है, पत्थर है, सब कुछ रखेंगे। जब वो लोग रख लेंगे तो रखने के बाद जो अदालत होगा वह ख नंबर पॉइंट में आएगा। अदालत दोनों पक्षों की बातों को सुनेगा, फिर ख नंबर पॉइंट में आएगा। ख नंबर पॉइंट में दोनों पक्षों को देखने के बाद अदालत को ऐसा लगता है कि किसी पक्ष ने कह दिया, मान लेते हैं कि कुछ भी बात कह दी और उसका सबूत अदालत के समक्ष नहीं रखा गया, स्थायी लोक अदालत के समक्ष नहीं रखा गया। जैसे मान लेते हैं, कह दिया कोई बीमा कंपनी पर क्लेम कर रहा है, वो बोलता है कि मैंने इस बीमा कंपनी से 50 लाख का क्लेम लिया था, 50 लाख का, और वो सब शपथ पत्र दे दिया, लेकिन उसका जो ओरिजिनल रसीद है वो दिया ही नहीं है, का नंबर में देना था उसको। तो अदालत जो अतिरिक्त दस्तावेज है, अतिरिक्त सबूत है, रिक्त सबूत लिख रहा हूं, अतिरिक्त दस्तावेज, आप समझ जाइएगा क्या कहना चाहता हूं, प्रस्तुत करने हेतु कह सकती, कहेगी। ठीक, अब दोनों पक्ष को कह सकती है, अब दोनों पक्ष अपना अपना सबूत ले आए। अब हो सकता है भाई कि जो पहला पक्ष है उसने जो बात कही है वो गलत कहा हो, या फिर दूसरा पक्ष ने कुछ बात गलत कहा हो, तो उसके लिए पहले पक्ष ने कौन सी बात कही है यह बात तो दूसरे पक्ष को बतानी पड़ेगी, या फिर दूसरे पक्ष ने कौन सी बात कही है यह तो पहले पक्ष को बतानी पड़ेगी, तभी तो वो अपना उत्तर स्पष्ट तौर पे लाएगा। जैसे पहले पक्ष ने कहा कि 50 लाख का मुझे बीमा का क्लेम किया था, अब दूसरा पक्ष बीमा कंपनी है, 50 लाख नहीं बोलते 5 लाख, क्योंकि 10 लाख से ऊपर तो कर ही नहीं सकते, तो टेक्निकली वो उदाहरण भी ठीक ठाक रहे। ठीक, तो दूसरा पक्ष कौन है, दूसरा पक्ष बीमा कंपनी है, तो बीमा कंपनी को तो बताना पड़ेगा ना कि आपका ये रसीद है और इसके आधार पर इन्होंने आपके ऊपर 5 लाख का क्लेम किया है, जो 5 लाख का क्लेम आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, ये सामान्य जो वो भी रहता है, क्या बोलते हैं, कोर्ट रहता है, उसमें भी चलता है, आवेदन के किसी पक्षकार उसे प्राप्त किसी दस्तावेज कथन अन्य पक्षकार को उत्तर देने के लिए समस्त संसूचित करना। मतलब कोई भी दस्तावेज है, कोई भी शपथ पत्र है आदि है, शपथ पत्र है, इसकी कॉपी जो है दूसरी पार्टी को देना। मैं सामान्य तौर पे समझाने वाली भाषा में लिख रहा हूं। अब ये क्यों दे रहा है, ताकि दूसरी पार्टी क्या दे सके, उत्तर दे सके। यानी मान लेते हैं ए पार्टी है और ये बी पार्टी है, ठीक, इसी के लिए दिया जा रहा है। तो ऐसा मामला, ऐसा प्रक्रिया सामान्य अदालत में भी चलता है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रक्रिया बहुत फास्ट चल रहा है।
समान अदालत में ऐसा फास्ट नहीं चलता, लेकिन समान अदालत में भी अगर आप सिविल सूट करेंगे, सिविल मामला होगा, सिविल नेचर का मामला होगा, व्यवहारवाद का मामला होगा, तो ऐसा आपको एक कॉपी मिलेगा ही मिलेगा। और उसमें भी सामान्य तौर पर इसी तरीके से बातें चलती रहती हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें बदल जाती हैं। जैसे मेरा जो केस चल रहा है, उस केस में पहले मैं वहां पर आवेदन किया, प्रार्थना लेकर के गया कि भाई मेरी ये समस्या है, सिविल नेचर का कोर्ट है मेरा, व्यवहारवाद का। तो जज साहब के सामने कि मेरी प्रार्थना ये है, तो जज साहब ने फिर एक नोटिस जारी किया, जो सेकेंड पार्टी है उसको, सेकेंड पार्टी आएगी तो फिर वो अपना पक्ष रखेगी कि मैं केस लड़ना चाहता हूं कि नहीं लड़ना चाहता हूं। फिर वो केस लड़ेगा तो फिर वो अपनी बात रखेगा, और उसकी बात रखने के लिए फिर उसको ये चीज चाहिए, ये जो ग नंबर पॉइंट में है ये पहले ही उसको चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके जवाब में ही तो उसको कुछ देना है। उस पर जो आरोप लगाया हूं उस आरोप को दरकिनार करना चाहता है, तो आरोप क्या है वो तो पता चलना चाहिए। तो उस तरीके से चलता है, इसमें इस तरीके से चलता है, ठीक, बहुत अंतर नहीं। जब ये सब चीजें हो जाएंगी, दोनों पक्ष उत्तर प्रत्युत्तर कर लेंगे, सब चीजें हो जाएंगी, तो आ जाएंगे हम उपधारा 4 में। तो चलो भाई उपधारा 3 से चलते हैं उपधारा 4 में। धारा 22 ग की उपधारा 4, धारा 22 ग की उपधारा 4 क्या कहते हैं? कहता है कि जब कोई कथन, अतिरिक्त कथन, उत्तर आदि कोई हो उपधारा 3 के अधीन स्थायी लोक अदालत समाधान पत्र रूप से फाइल किया गया है, तब आवेदन पक्षकारों के बीच सुलह कार्यवाहियां ऐसी रीति से करेगी कि विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे। यानी कुल मिला के अब सब कुछ हो गया है, दोनों पक्षों ने दे दिया, उत्तर प्रत्युत्तर सब हो गया, तो फिर स्थायी लोक अदालत आगे की कार्यवाही बढ़ाएगी। स्थायी लोक अदालत क्या करेगी? कार्यवाही बढ़ाएगी। और कार्यवाही इसको कैसी करनी है? तो कार्यवाही ध्यान ये रखना है कि जैसा भी विवाद का नेचर होगा, विवाद की परिस्थिति होगी, उस विवाद की परिस्थिति के अनुसार उसका निपटान करना है। यानी ये इसका क्या हो गया? स्वविवेक हो गया। विवाद की परिस्थिति के अनुसार क्या हो गया? ये इसका स्व विवेक हो गया। और जब ये इसका स्व विवेक हो गया मेरे दोस्त, ठीक, लेकिन ध्यान रखना यह है कि इस सब कार्यवाही के केंद्र में, सेंटर में क्या होगा? तो केंद्र में यही होगा कि जो स्थायी लोक अदालत है वह विवाद को समझौता के साथ निपटाने की कोशिश करेगी। एक पक्षीय मतलब जो है किसी को दुखी दे करके नहीं, आपस में समझौता हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, वैसा कोशिश करेगी। ठीक, केंद्र में यही रहेगा। तो जब आगे कार्यवाही बढ़ गई, विवाद परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति लिखी थी, परिस्थिति के अनुसार उसको निर्णय लेना है। जैसी भी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति के अनुसार उसको आगे कार्यवाही करेगा। अब ये बात तो मैं यहां पे बता दिया, मतलब ये तो इसको छोड़ दो इसको, क्योंकि ये आगे वाले उपधारा में पढ़ाया है जिसको मैं पहले ही बता दिया। ठीक, तो उपधारा 5 देखते हैं। उपधारा 5 क्या कहेगा कि जो स्थायी लोक अदालत है वह मध्यस्थता यानी मीडिएशन, मीडिएटर का भी काम करेगा। मध्यस्थता का काम कैसे करेगा? यानी स्थायी लोक अदालत कोशिश करेगा कि दोनों पक्षों का विवाद जो है वह निपट जाए।
तो पहला बात तो विवाद निपट जाए। दूसरा बात, ऐसे विवाद के निपटान में दोनों पक्ष संतुष्ट हों, यानी ऐसा ना हो किसी को कोई गिला शिकवा ना हो। तीसरा नंबर पॉइंट करेगा कि ये सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटे। चौथा नंबर पॉइंट, यह कोशिश करेगा कि दोनों के बीच समझौता हो जाए। अगर नहीं निपटेगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे? हो सकता है कि ये लोग आपस में लड़े झगड़े, कहीं जाके केस फाइल करें, उधर मामला किसी और मामले में केस फाइल करें, जैसा भी हो जो भी हो। ठीक, वैसे यहां पे जो लोग स्थायी लोक अदालत है उसको अपना निर्णय थोपने का भी अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि वो समझौता अगर नहीं मान रहे तो नहीं, वो नहीं करेगा। निर्णय थोपने का अधिकार है, तो उसको भी आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे धारा 5 हो, उपधारा 5 हो गया, उपधारा 6 देखते हैं। उपधारा 6, इसमें लिखा है कि जो पार्टीज हैं, पार्टीज मतलब क्या बोलते हैं उसको? पक्षकार बोल सकते हैं इसको, हिंदी में बोलेंगे आप, नीचे लिखता हूं। उपधारा 6, पक्षकार के कर्तव्य। पक्षकार के क्या कर्तव्य होंगे? पक्षकारों के क्या कर्तव्य होंगे? तो इसमें कर्तव्य ये देना है कि जो कोर्ट बोले, यानी स्थायी अदालत जो बोलती है, उस स्थायी अदालत के बोलने का क्या करना है? सम्मान करना है। आदेश को, जो भी आदेश देती है, जैसे कागज वागज लाने के लिए, जो भी शपथ पत्र देने के लिए, आदेश को स्वीकार करना, यानी सपोर्ट करना है लोक अदालत का। यहां अदालत लिखा मतलब स्थायी लोक अदालत की ही बात कर रहा हूं। ठीक, स्थायी लोक अदालत की बात कर रहा हूं। सद्भावनापूर्ण सहयोग करना है। अब देखते हैं उपधारा 7, जब स्थायी लोक पूर्व कार्यवाही हो, उपधारा 7 देखते हैं। उपधारा 7 कहता है कि अब ऐसी परिस्थिति बन गई है मेरे दोस्त, जब वह मध्यस्थता से निपटाने की कोशिश कर रहा है, स्वविवेक से विवेक के अनुसार फैसला ले रहा है। अब एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जब जिस परिस्थिति में एक पक्ष जो है और जो दूसरा पक्ष है, वह आपस में जो भी वहां पे बातचीत, उनका काउंसलिंग किया जा रहा है, तो एक पक्ष ए है और एक पक्ष बी, दोनों क्या हो चुके हैं? किसी एक बात पर क्या हो चुके हैं? सहमत हो चुके हैं। जैसे आपका बिजली बिल आया 25,000, आप कहते हैं ज्यादा है, इसको आप लोक अदालत में ले गए, लोक अदालत में सहमत हो गए आप और कंपनी कि आप 10,000 भरेंगे, बाकी का जो 15,000 है वो कंपनी माफ कर देगी। ऐसी सहमति बन गई है। ठीक, यानी ए पक्ष और बी पक्ष को स्थायी लोक अदालत समझाने में सफल रही, दोनों के बीच सहमति बन गई और बोले कि अब इसके बाद कोई केस वेस नहीं होगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तब की स्थिति में क्या होगा? तो तब की स्थिति में इसको लिखता हूं मैं, क्या शब्द लिखूं इसको? निर्णय लिख देता हूं। समझौता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया क्या होगी?
समझिएगा, पहली बात क्या है, दोनों पक्ष क्या हो चुके हैं, सहमत हो चुके हैं। अब समझौता की स्थिति पर हो गए, सहमति बन गई है, तो एक तरीके का क्या बोलते हैं, एक एग्रीमेंट बोल सकते हैं, एग्रीमेंट या सहमति पत्र बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे इसको, निबंधन। निबंधन मतलब क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट ही बोलेंगे। ठीक, एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसा बोलते हैं, एग्रीमेंट लिखिए। तो एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा, एग्रीमेंट टाइप का चीज लिखा जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब एक तरीके से सहमति पत्र। अब ये सहमति पत्र बनवाएगी कौन, ये बनवाने का काम किसका होगा, स्थायी लोक अदालत का। अब इस सहमति पक्ष पर दोनों पक्षकार ए और पक्षकार बी क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, और हस्ताक्षर करके अपनी सहमति दे देंगे। और जब सहमति दे देंगे तो इसी सहमति के आधार पर ये स्थायी लोक अदालत जो होगी एक डिक्री पारित कर देगा। डिक्री मतलब अदालत का आदेश, आदेश पारित कर देगा, और इस आदेश के अनुसार फिर वह मामला वहीं पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि जब दोनों पक्ष किसी फैसले पर न पहुंचे, यानी उपधारा 8 कहता है जब दोनों पक्ष यानी दोनों पक्षकार निर्णय न ले पाए, यानी कोई करार न कर पाए, जैसे इस प्रकार से कोई सहमति पर ना पहुंचे, पहला बात। और दूसरा बात कि जो स्थायी लोक अदालत विचार कर रही है वह अपराध के किस्म का विवाद नहीं है, अपराध के किस्म का मामला नहीं है। अपराध किस्म का मामला कहने का मतलब क्या है, अपराध किस्म का मामला कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लेते हैं कोई बीमा किसी ने करवाया, अब आदमी का दुर्घटना मौत हो गया, लेकिन बीमा कंपनी वाला तो नहीं मारा है, तो आपस में उन लोग का समझौता नहीं हो पाया, सहमति नहीं हो पा रहा है। ये बोल रहा है कि मैं 5 लाख लूंगा और बीमा कंपनी बोल रही है कि मैं 4 लाख दूंगी। ठीक, ये विवाद है दोनों का। नहीं, अगर 5 और 4 में कोई 4.5 में दोनों सहमत हो जाते तो फिर ये वाला उपधारा 7 काम आ जाता, लेकिन दोनों सहमत ही नहीं हो रहे, तब की स्थिति में अपराध की किस्म का नहीं है। ठीक, ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, दोनों पक्षकार सहमति पर नहीं पहुंचे और अपराध के किस्म का भी वो विवाद नहीं है, मामला नहीं है, तब ऐसी स्थिति में स्थायी लोक अदालत अपना निर्णय दे सकती है। यानी अगर अपराध की किस्म का है तब बस को छोड़ करके, अपराध के किस्म का नहीं है तो स्थायी लोक अदालत जबरदस्ती भी निर्णय दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और बीमा वाला मामला कोई अपराध की किस्म का है नहीं, किसी का बिजली, अगर बिजली वाला बात है, डाक है, टेलीफोन है, वो तो अपराध की किस्म का है नहीं, वो तो गलती हुई है, चूक हुई है, तो उसमें सभी में ये अपना निर्णय दे सकती है अपने विवेक के आधार पर। अब देखते हैं धारा 22 घ। ये धारा 22 घ कहता है स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया, ये महत्वपूर्ण है।
और इसको लिख लीजिएगा, पूछेगा तो इसको जरूर पूछ सकता है। एकदम कहानी की तरह चलता है नहीं मजा तो आता ही होगा। क्या चल रहा है, थोड़ा समय लंबा लगता है लेकिन एकदम कहानी की तरह चलता रहता है। ए पॉइंट फॉलो नहीं होगा तो वो पॉइंट फॉलो होगा, वो पॉइंट फॉलो नहीं होगा वो पॉइंट फॉलो। तो ये कहता है कि स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया जो चलेगी वह नैसर्गिक न्याय, लिख लीजिए, नैसर्गिक न्याय, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, साम्य और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होगी, न कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। यानी इसमें बहुत सारे सबूत, बहुत सारे गवाह की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने क्या बताया था शुरू में, सरपंच लोग जैसा न्याय करते हैं ना, सेम उसी तरीके के न्याय की प्रक्रिया इसके अंतर्गत फॉलो की जाएगी। ठीक, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए कि यहां पर सिविल प्रक्रिया संहिता जो है, इसकी प्रक्रिया जो चलेगी, ध्यान रखिएगा, सिविल जो न्यायालय होता है उसका पावर होता है इसको, धारा 22 में हमने पढ़ा था, जहां पर हमने पढ़ लिया। तो धारा 22, ध्यान रखिए, धारा 22 बोलो, धारा 22 क ख ऐसा नहीं बोलो, धारा 22 प्योर धारा 22। धारा 22 में हमने पढ़ा था क्या, कि लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत को सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी विचारण के समय, लेकिन यहां पर किसी केस की सुनवाई के दौरान सिविल मामले में जैसे सुनवाई होती है उतनी लंबी प्रक्रिया फॉलो नहीं की जाएगी, आसानी से हो सके। नैसर्गिक न्याय की बात होगी, निष्पक्षता की बात होगी, वस्तुनिष्ठता की बात होगी, या फिर कहें समानता, साम्यता की बात होगी, ये सबको फॉलो किया जाएगा। वैसा फॉलो नहीं किया जाएगा कि वो सिविल प्रक्रिया संहिता में जैसा साक्ष्य लाओ, ये लाओ, वो लाओ, नहीं। दोनों अगर सहमत हो गए तो ठीक है। अगर एक बोल दिया कि हाँ भाई मुझसे गलती होगी, तो उसको साबित करने के लिए कोई साक्ष्य देने की जरूरत नहीं। पटवारी, ये सरपंच टाइप का, ठीक है तो गलती कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बोकरा दे, 2 बोतल दारू दे, तो काम बन जाए, वैसे ही, ठीक है, तो वैसे ही चलेगा। लेकिन वहां बोकरा दारू नहीं चली। अब धारा 22 का अंगा देखते, घ हो गया। घ में ध्यान रखना है कि अब सिविल प्रक्रिया संहिता को फॉलो नहीं किया जाएगा, न ही साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही लागू होगी, दोनों लागू नहीं होगा। सामान्य जैसा बातचीत होता है वैसे, झूठ पकड़ लिया जस्ट तो बोलेगा चल झूठ पकड़ लिया हूं, चलो चलेगा। अब धारा 22 का अंगा देखते हैं। धारा 22 का अंगा थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है, अगर करेंगे तो, पढ़ेंगे तो, नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ ही नहीं रहे इसको। ठीक, तो धारा 22 का अंग क्या कहता है, स्थायी लोक अदालत के अधीन निर्णय का अंतिम होना। स्थायी लोक अदालत के अधीन निर्णय का अंतिम होना। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, उपधारा 1, जो कि कहता है इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत गुणगान समझौता सभी पक्षकारों के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर आबद्ध कर होगा। यानी इसका जो निर्णय होगा वह सभी पक्षकारों पर लागू होगा। दूसरा नंबर उपधारा 2 कहता है कि इस निर्णय को सिविल न्यायालय की डिक्री मानी जाएगी। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिविल न्यायालय की डिक्री मान लो।
कि जो भी निर्णय होगा, इसके अंतर्गत जो भी निर्णय होगा वह निर्णय बहुमत से होगा। बहुमत से कहने का मतलब क्या है? बहुमत से होने का मतलब क्या है? बहुमत से होने का मतलब क्या है कि आपको मालूम है एक अध्यक्ष है इसमें और दो सदस्य हैं। एक अध्यक्ष है और दो सदस्य हैं, तो इसमें दो लोग एक साइड होने चाहिए पक्ष में और एक विपक्ष में हो तो चलेगा। तीनों के तीनों हैं, जीरो इधर है तो कोई दिक्कत नहीं। यानी हमेशा बहुमत होना चाहिए, वही निर्णय मान्य होगा। अगर बोल दिया कि हाँ दोनों में टकरार हो जा रहा है, जज और सदस्यों में, अन्य व्यक्तियों में, तो मामला नहीं जमेगा। ठीक, बहुमत से होना चाहिए। कुल मिला के दो आदमी कम से कम होने चाहिए पक्ष में, जो निर्णय आ रहा है उसके पक्ष में। और कौन दो आदमी? जनता वाले दो आदमी नहीं, वही भाई जो बना था ना, स्थायी लोक अदालत का रचना किए थे, जिसमें एक अध्यक्ष बनाए थे, दो अन्य व्यक्ति थे, जिन अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार कर रही थी, प्राधिकरण की सलाह पर कर रही थी, उन्हीं लोगों का बहुमत होना चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट कहता है कि ये जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा। अंतिम होगा मतलब अब इसमें कोई अपील नहीं हो सकती। ये हम लोग पढ़ते, ठीक, इतना हम लोग पढ़ते हैं, हमको लगा कि भाई इसमें तो कोई अपील नहीं हो सकती स्थायी लोक अदालत में, तो यहीं पर फिर वकील काम आता है। वकील और अकील, अकील मतलब अक्ल से बना है, अकील, अकील बुद्धि, और वकील, तो वकील वही है जिसके पास अकील है, बुद्धि है। ठीक, तो ऐसे ही अपील नहीं हो सकती, अंतिम होगा। लेकिन यहां पर लिखा है, देखिए लिखा है कि अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा, किसी मूल वाद आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब इसमें तो बोल दिया प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, तो अब हम लोग को लग रहा है, लेकिन किसी अच्छे वकील के पास चले जाओ तो बोलेगा कि नहीं, इस पे बात हो सकती है। अब बात कैसे होगी? तो इसीलिए तो वकील है, बाल का खाल निकालने वाला होता है वकील। तो बात कैसे होगी? तो बोलेगा कि आपको जो सुनवाई हुआ था वो पूरा कॉपी लाओ, कॉपी लाने के बाद अब पूरा उसका नकल निकलवा लेंगे, यहां से स्थायी लोक अदालत से ले जाएंगे, तो बोलेगा कि इसका जो आपके सामने जो ये सबूत पेश किया है वो सबूत गलत है। अब इस पर तो बात हो सकती है ना, इस पर तो अपील नहीं हो सकती, लेकिन गलत सबूत के आधार पर निर्णय दे दिया गया तो फिर से केस तो खुल ही सकता है, तो दूसरी अदालत में लगा देगा। लेकिन इसका जो मूल बात था वो ये समझिए कि अंतिम निर्णय है, इस पर अपील नहीं होगी। वो एक अलग मामला है कि उस सबूत की जांच के विषय में बात होगा, लेकिन निर्णय पर अपील नहीं हो सकती। अब पांचवा जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है, पांचवा जो कि महत्वपूर्ण बिंदु कहता है स्थायी लोक अदालत उसके द्वारा किए गए निर्णय को स्थानीय अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय को भेज सकेगी, और ऐसे सिविल न्यायालय अधिनिर्णय को इस प्रकार निष्पादित करेगा जैसे मानो उस न्यायालय के द्वारा दी गई हो। ठीक, यानी स्थायी लोक अदालत जो है निर्णय सिविल न्यायालय को भेज सकेगी, ये इसका पावर है ना। अब मान लो कि कोई लोक अदालत है, अब लोक अदालत का निर्णय आया, बीमा कंपनी को बोला कि बीमा कंपनी तुम 5 लाख रुपया दोगे 2 महीना के अंदर। अब बीमा कंपनी नहीं दे रहा है, 5 लाख रुपया नहीं दिया 2 महीना के अंदर, तो लोक अदालत क्या करेगा? उसके पास उसको सजा देने का तो पावर नहीं है, नहीं है, उसकी बात कोई खास सुनने वाले नहीं है लोक अदालत की, पुलिस प्रशासन इधर उधर, तो क्या करेगा? वो एक सामान्य सा प्रक्रिया अपनाएगा कि अपना जो निर्णय होगा उसके एक कॉपी सिविल न्यायालय को भेज देगा। अब सिविल न्यायालय के पास सारे पावर है, तो सिविल न्यायालय के पास जब भेजेगा तो यह माना जाएगा कि वो निर्णय जो लोक अदालत भेजा है सिविल न्यायालय, वह सिविल न्यायालय का निकाला हुआ निर्णय, तो फिर सिविल न्यायालय अपने लेवल पे देखेगा। तो ये तो था हमारा दोस्त स्थायी लोक अदालत। स्थायी लोक अदालत खत्म हो चुका है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं,
खासकर अदालत की प्रक्रिया से संबंधित पूछा जा सकता है। पक्षकार के कर्तव्य नहीं पूछा जाएगा, समझौता आधार निर्णय सहमति पर होगा, ये तो आप नॉर्मल सी बात है। अपराध किस्म का नहीं है तो स्वयं भी निर्णय दे सकता है, ये पूछ सकता है। स्थायी लोक अदालत कार्यवाही स्वविवेक, ये नहीं पूछेगा। मध्यस्थता नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा स्थायी लोक अदालत निपटाने की प्रक्रिया, ये पूछ सकता है। क्योंकि आपका जो एग्जाम है थोड़ा बड़े लेवल का है, ठीक है। मामले एवं संज्ञान, ये भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है। बाकी सब चीजें हो गई हैं। अब मैं अगले वीडियो में देखूंगा, बात करूंगा जिस पर प्रकीर्ण पर बात करूंगा। अब प्रकीर्ण पर जो वीडियो है बहुत लंबा नहीं बनने वाला है, छोटा बनेगा, 10 से 15 मिनट 20 मिनट, और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नमस्कार।